गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक पे बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशंस को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि लास्ट टॉपिक में फोटो रेस्पिरेशंस आधा रह गया था, जिस वजह से हम लोग बेसिकली समझ नहीं पाए थे कि आखिर हुआ क्या अपने साथ। स्टार्ट करते हैं अपन किसको, फोटो रेस्पिरेशंस को। जैसा कि जानते हैं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। अब क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो बेसिकली क्रिएट करता है डिफरेंस C3 C4 प्लांट में। जैसा कि हम लोगों ने देखा, C3 में फर्स्ट जो एंड प्रोडक्ट था वो बेसिकली किसका था, तो फर्स्ट एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, जबकि C4 में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था। प्लस C3 साइकिल का पहला कार्बन जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, जबकि C4 का 4 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है। अब बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशंस का। जैसे कि फोटो रेस्पिरेशंस वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप, द कैल्विन पाथवे। जैसा कि हम लोग फर्स्ट स्टेप कैल्विन पाथवे का जानते हैं कि द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप, यानी पहला क्या चीज़ होता है, कार्बोक्सिलेशन स्टेज होता है, जिसमें CO2 को फिक्स किया जाता है। दिस इज द रिएक्शंस वेयर RUBP combined with CO2 to form the two molecule of phosphoglyceraldehyde that catalyzed by Rubisco। अब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल है, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्म करता है, जो कैटेलाइज कौन करता है, रुबिस्को। आपको पता होना चाहिए नेचर का सबसे मोस्ट अबंडेंट कोई एंजाइम है तो वो है रुबिस्को। ये रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है दैट इज राइबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, राइबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज CO2 का फिक्सेशन करेगा, जबकि ऑक्सीजनेज O2 का फिक्सेशन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देख लेना, जैसे ही RUBP CO2 के साथ कंबाइन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। मतलब RUBP कितने कार्बन का हो गया, तो 5 कार्बन कंपाउंड हो गया। क्लियर है। अब जरा देखो, RUBP दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। It is the characterized by the fact that the active site can bind both CO2 and O2। Active site क्या कर रहा है, दोनों को बाइंड कर रहा है, CO2 और O2 को। नेक्स्ट, अब जरा देखा जाए कि Rubisco has much greater affinity for the CO2 when the CO2 or is to O2 is nearly equal। मतलब याद रख लेना कि जो रुबिस्को है उसमें कार्बन का फिक्सेशन बहुत जल्दी होता है। जैसे इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ वर नॉट सो, मतलब कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अब जरा देखा जाए, अब कैसा नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे देखो, अभी हमने देखा कि अगर मान लेते हैं CO2 इक्वल होता है O2 का, तो कार्बोक्सिलेज किसे प्रमोट करेगा, CO2 को प्रमोट करेगा, जिसमें द बाइंडिंग इज द कॉम्पिटिटिव, इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड द CO2 दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड टू द एंजाइम। अब क्या है ये एक्चुअल में रिलेटिव कंसंट्रेशन है बेटा। जैसे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन आपको बताया गया था कि एक बंदा का एक्टिव साइट जो है वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक उसके पास चला जाएगा, यानी कहते हैं ना कि जो अपना है उसे अपना पकड़ करके लेकर के जाएगा, वो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिशंस पे जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अब जरा देखा जाए C3 प्लांट में कि सम O2 डज नॉट बाइंड रुबिस्को। क्या है, C3 प्लांट में कुछ O2 बाइंड नहीं हो पाता है रुबिस्को का, और हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, जिसमें कि C3 में क्या हो जाता है, CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। Here the RUBP instead of being converted to the 2 molecule of phosphoglyceraldehyde with O2 to form 1 molecule of the phosphoglycerate। मतलब इसमें जो RUBP 2 molecule of phosphoglyceraldehyde बनाता है वो एक्चुअल में O2 के फॉर्म पे 1 molecule सिर्फ फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन का होता है पाथवे में फॉर्म करता है, और इसी इवेंट को अपन क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जरा देखा जाए
in the photorespiratory pathway there is a neither synthesis of sugar nor the ATP, यानी शुगर का सिंथेसिस नहीं होता है ना ही तो एटीपी का सिंथेसिस होता है। रेदर इट इज अ रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2, क्या चीज, रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, जिसमें फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे मतलब देयर इज अ नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH, यानी फोटो रेस्पिरेशन पाथवे पे कोई भी सिंथेसिस ना हो एटीपी और NADPH का, जो कि एक द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट। मतलब क्लियर है कि फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में ना ही तो एटीपी और NADPH का सिंथेसिस होता है और इसका जो भी प्रोसेस है अभी तक पता नहीं चला है। जैसे कि इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, ध्यान रखना एकदम स्ट्रेट लाइन, इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नॉट अकर। क्यों नहीं होता है? बिकॉज हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। क्लियर है? यानी CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है एंजाइम साइट पर, जो कि टेक प्लेस कब करता है? व्हेन C4 एसिड फॉर्म्स द मीजोफिल इज ब्रोकन डाउन इनटू द बंडल सीथ सेल्स। क्या एक में मीजोफिल सेल्स में बन गया, ठीक है, C4 एसिड, और ब्रोकन डाउन किस में हो रहा है? बंडल सीथ सेल्स में, ताकि रिलीज कर सके CO2, और रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग द इंट्रासेल्यूलर ऑफ CO2 कंसंट्रेशन, जो कि इन टर्न this ensure that the Rubisco function as carboxylase, जो मिनिमाइजिंग क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। यानी कहीं ना कहीं इस वीडियोस में हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्टिविटीज कार्बोक्सीजनेज का है वो ज़्यादा हो रहा है। कौन कर रहा है? रूबिस्को कर रहा है। Now dear students, अब now that you know that the C4 plant lack of photorespiration, you probably can understand with the productivity and yield are the better in these plant. In addition, these plant shows the tolerance to higher temperature. मतलब क्या होता है कि ये प्लांट जो शो करता है वो क्या करता है? हाई टॉलरेंस कैपेसिटी शो करता है, किससे? टेम्परेचर से। समझना, जैसे बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर प्लांट शोइंग द C3 एंड द C4 पाथवे, यूज द टेबल फॉर्मेट गिवन एंड फुलफिल इन द इंफॉर्मेशन। अब क्या है? ये वाला रहा, कॉलम फिल करना है। ये कॉलम मैं फिल नहीं करने जा रहा हूँ, आपको लगेगा मैं फील कर लूँगा, नहीं भाई मैं फील नहीं करने जा रहा हूँ। ये कॉलम पूरे क्लास के लिए होमवर्क है, ठीक है? जो भी देख रहे हैं G4 एंड G5 पूरे क्लास के लिए होमवर्क है ये। अब वो कैसे करके इस होमवर्क को कंप्लीट करके मेरे पास भेजेंगे, आई डोंट नो। व्हाट्सएप नंबर है, लिखिए, फोटो क्लिक कीजिए, सेंड कीजिए। मैं अपने डायरी पे उसे नोट कर लूँगा कि कितने स्टूडेंट ने होमवर्क का अच्छे तरीके से एज इट इज़ रिप्लाई किया। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस लास्ट टॉपिक है इसका, और मैं इसी जगह पढ़ाऊंगा, इससे एक्स्ट्रा कहीं नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। देखा जाए क्या चीज, जिस चीज को अपन फैक्टर अफेक्टिंग कहते हैं। एक और साइकिल बचा हुआ है जिस चीज का नाम क्या है? क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे कैम पाथवे कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर अच्छा है ना, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये अपना टाइम है, ऐसा टाइम का क्या है, आता जाता रहता है। देखो फैक्टर अफेक्टिंग,
अब जैसे कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी, मतलब फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए उसका फैक्टर समझना सही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो डिटरमाइन करता है एल्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स, मतलब प्लांट के एल्ड्स को वो डिटरमाइन करता है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस किसके अंडर द इन्फ्लुएंस होता है, सेवरल फैक्टर, जिसे बोथ प्लांट्स इंटरनल या फिर एक्सटर्नल होता है। क्लियर है? अब जरा देखा जाए एक्सटर्नल फैक्टर, लिखते चला जाता हूं शायद आपको समझने में आसानी हो। बाहर से जो मिलने वाले फैक्टर है उसे एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, लाइट, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा जो है CO2, चौथा जो है पानी, वाटर, और पांचवा जो है ऑक्सीजन। क्लियर है? अब जरा देखा जाए, ये एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल फैक्टर क्या होगा? इंटरनल फैक्टर में सबसे फर्स्ट क्लोरोफिल कंटेंट, सेकंड एज ऑफ लीव्स, थर्ड लीफ एनाटॉमी। अब जरा देखा जाए, जैसे प्लांट फैक्टर इंक्लूड क्या किया, नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। इंटरनल में CO2 कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, बस यही। प्लांट में जो इंटरनल फैक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे, जेनेटिक प्री डिपोजिशंस एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जेनेटिक प्री डिपोजिशंस क्या होता है कि उसके पेरेंट्स कैसे थे, क्या एडवांस थे या फिर लल्लू पल्लू थे, उस पर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट। अब एक्सटर्नल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन और पानी, ठीक है। और एज द प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दीज फैक्टर stimulate ये simultaneously affect its rate and hence through the several factor interact simultaneously affect the photosynthesis and CO2 fixation। वो दोनों मिलकर के simultaneously affect करते हैं CO2 fixation को। नेक्स्ट, अब एक फैक्टर जो कि मेजर कॉज कर रहा है, मेजर कॉजेज और इज द वन दैट लिमिट्स द रेट, hence at any point the rate will be determine the factor available सब ऑप्टिमल लेवल, जिसमें कि सबसे पहला जो आता है, द सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस दैट इज ब्लैकमैन्स लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कम्स इनटू इफेक्ट। यानी पहला जिस चीज का नाम अपन क्या देंगे, ब्लैकमैन्स लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देंगे। डियर स्टूडेंट, कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि अरे भाई ये कौन सा बंदा आ गया, ब्लैकमैन्स काला आदमी। भाई ये आदमी काला है लेकिन इंसान बहुत सही है, क्योंकि काले आदमी अक्सर अच्छे होते हैं, है ना। देखा जाए इन्होंने क्या बताया, दिस स्टेट्स द फॉलोइंग, मतलब कि इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, ब्लैकमैन्स का यह कहना था कि अगर कोई भी केमिकल फैक्टर अफेक्ट हो रहा है एक से ज्यादा फैक्टर की वजह से, देन द रेट विल बी डिटरमाइन द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमल वैल्यू। मतलब रेट वो डिटरमाइन करेगा जो कि सबसे ज्यादा मिनिमल वैल्यू के नजदीक होगा। जैसे इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इट्स क्वांटिटी चेंज, यानी यही एक ऐसा फैक्टर है जो क्वांटिटी चेंज होने की वजह से देता है। जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन लीफ, ऑप्टिमल लाइट and a CO2 conditions, the plant may not synthesize if the temperature is very low। मतलब ग्रीन लीफ दिया हुआ है, ग्रीन लीफ के बाद अगर देखा जाए ऑप्टिमल लाइट है, CO2 का कंडीशंस है, तो जिसमें प्लांट may not photosynthesize if the temperature is a low, जिसमें this leaf if the given
ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। जैसे इनका क्या कहना था, अब जरा देखा जाए, ये लाइट की इंटेंसिटी है और लाइट की इंटेंसिटी हमेशा कैंडल में ली जाती है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब क्या है कि इसमें 4 है, अगर ये सी के बिहाफ पर देखा जाए, ये ए लिमिटिंग लाइट लिमिटिंग फेज है, लाइट लिमिटिंग फेज कहते हैं। उसके बाद ये कौन सा है, डार्क लिमिटेड फेज है। इसका टेम्परेचर क्या रहा, जब 35 डिग्री होगा और एक्सेस CO2 होगा। इसके बिहाफ पे अगर ये कुछ आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा तो समझना ये बंदा के पास एक्सेस CO2 होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर ये यहां से ऐसे रोटेट होगा तो समझना इस जगह पे इन सफिशिएंट CO2 होगा और टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो रहा होगा आपको। नाउ डियर स्टूडेंट्स, है ना, इसमें देखो कि 20 डिग्री सेल्सियस और एक्सेस CO2 ऑप्टिमल रिक्वायर हुआ ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। इसी चीज को लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जैसे लाइट वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी और लाइट ड्यूरेशन। अब क्या है, लाइट पे तो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस डिपेंडेंट होता ही है, जिसके वजह से जरा देखा जाए अब लाइट क्या कर रहा है, डायरेक्ट समझेंगे, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट और अ CO2 फिक्सेशन रेट एट अ लो लाइट इंटेंसिटी, जिसमें हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज वन फैक्टर बिकम लिमिटिंग, मतलब वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि एक फैक्टर लिमिटिंग हो जाता है। जैसे what interesting to note that light saturations occur at a 10% of the full sunlight, मतलब लाइट का जो सैचुरेशन होता है, कंप्लीटिंग पॉइंट जो होता है वो सिर्फ 10% ऑफ फुल सनलाइट का होता है। जैसे एक्सेप्ट फॉर द प्लांट इन अ सेड और अ डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर, यानी इंक्रीज द इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट द ब्रेकडाउन ऑफ अ क्लोरोफिल एंड डिक्रीजेज द फोटोसिंथेसिस। मतलब जैसे कोई डेंस फॉरेस्ट पे अगर बात करते तो जो जमीन पर रहने वाले रहते, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में सारा लाइट ऊपर वाले ट्री ले लेते हैं, जिसके वजह से जो इंक्रीज होता है इंसिडेंट लाइट जो बियॉन्ड द पॉइंट जाता है वही ब्रेक डाउन करवाता है क्लोरोफिल का और डिक्रीज करवा देता है फोटोसिंथेसिस। यहां पर एक चीज हमें समझना है जिसे अपन क्या कहते हैं, लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? अब ये क्या है, ये एक एक्चुअल में पॉइंट, मतलब कह सकते हैं देयर इज अ पॉइंट इन लाइट इंटेंसिटी where no gaseous exchange of या फिर इन फोटोसिंथेसिस, यानी जिस जगह पर लाइट का एक्सचेंज नहीं या लाइट इंटेंसिटी का एक्सचेंज नहीं होगा उस चीज को अपन क्या कहेंगे, लाइट कंपनसेशन कहेंगे। जिसमें एक और टर्म आता है क्या, लाइट सैचुरेशंस। ये है क्या, लाइट सैचुरेशंस। जरा देखा जाए, लाइट सैचुरेशंस का मतलब ये होता है कि लाइट इंटेंसिटी एट विच अ प्लांट कैन अचीव द मैक्सिमम रेट ऑफ सिंथेसिस। क्या कि लाइट
intensity at which the maximum which can achieve the maximum क्या rate of photosynthesis, उस चीज को अपन क्या कहते हैं? दैट इज लाइट सैचुरेशन कहते हैं। क्लियर है? आई होप ये सब सारे टर्म्स क्लियर होंगे। जैसे देख लेना, वैल्यू अगर देखोगे तो तकरीबन 800 से लेकर के 1000 फुट कैंडल्स होंगे, है ना, जो कि 10% ऑफ फुल सनलाइट होगा, जो भी किस में? सैडेड प्लांट में, जिसमें 50 से 70%, कितना? 50 से 70% ऑफ फुल सनलाइट किसके लिए? C3 प्लांट के लिए। और यही चीज लगभग 200% ऑफ फुल सनलाइट किसके लिए? C4 प्लांट के लिए। यही कारण है कि C3 एंड C4 में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है और C4 लाइट में मोर एफिशिएंट होता है। क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब जो भी फोटोसिंथेसिस का फैक्टर अफेक्टिंग बचा हुआ वो नेक्स्ट क्लास में मैं करूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा स्नीजिंग वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ बोलने पे। बाकी मुझे ऐसे कोरोना नहीं है। मैं सेवरल टाइम अपने आप को ये इवेल्युएट किया, प्लस मैंने कौन सा ऐप था, आरोग्य सेतु ऐप, उसमें भी मैंने अपने आप को इवैल्यूएशन किया। मुझे कोरोना नहीं है, आप लोग पैनिक मत करना, है ना। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे हो जाए तो अच्छा है, टेंशन ना ले भाई, हमें नहीं होंगी, है ना, क्योंकि हमारे जैसे इंसान को कोरोना जल्दी नहीं होता है ना। भगवान के पास हमारे जैसे इंसानों की जगह नहीं है। अब क्या है कि अभी तक जितने भी टर्म्स हुए, मैं अभी C4 और ये C4 फोटो रेस्पिरेशन और कैम का मैं एक वीडियो, बोर्ड्स का वीडियो अपलोड करूंगा। वो वीडियो में आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, जो मैं सिर्फ साइकिल के बारे में बताऊंगा। जो मुझे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लगेगी वो भी दूंगा डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे अपने फैक्टर अफेक्टिंग को। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।